गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आप लोगों के लिए अनसॉल्व्ड मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करने का एक सीरीज स्टार्ट किया है और मैंने इसका पहला वीडियो आपको हम दे चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर के और क्वेश्चन 2 तक दो क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स कराए जा चुके हैं। ये सेट 2019 का पहला सेट है जिसमें कोड EI का यूज है। कोड EI का ये पेपर हमने शुरुआत किया है। एक लेक्चर हो चुका है जिस पर हमने आपको दो क्वेश्चन कराया है। सेकंड वीडियो ये हम आपको दे रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। गिवन दैट द फंक्शन f such that r to r and g such that r to r, ये रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइंड होने वाला दो सेट फंक्शन f और g है। डिफाइंड एज fx is equal to cos x and gx function is equal to 3x square for every x belongs to r। ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास गिवन है और हमको फाइंड आउट क्या करना है, f of gx and g of fx, यानी फॉग और गॉफ फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो फॉग और गॉफ ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस है, दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें गिवन है हमारे पास जो वो fx इज इक्वल टू cos x एंड gx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये हमें मालूम है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो फॉग पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं। f ऑफ gx मींस क्या हुआ, इसका कॉम्बिनेशन ये बता रहा है अकॉर्डिंग टू रूल f ऑफ gx। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, यानी यहां पर क्या है, fx is equal to cos x means f x का फंक्शन है। ठीक है, x का फंक्शन है और यहाँ f of gx बन गया। इट मींस क्या हुआ, f जो है वो gx का फंक्शन बन गया। ठीक है, तो gx की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। gx क्या है, 3x स्क्वायर है। इसके अकॉर्डिंग fx हमारे पास cos x है, जब यहाँ पर x है तो ये cos x लिखा गया है। जब यहाँ पे 3x स्क्वायर होगा तो x के प्लेस पे ये फंक्शन हमारा आ जाएगा cos 3x स्क्वायर। ठीक है, ये जो वैल्यू आई ये फॉर्म ऑफ x की है, यानी f ऑफ gx की वैल्यू है। नेक्स्ट सेकंड हम इसमें देखते हैं, गॉफ निकालना है तो गॉफ के लिए भी हम सेम पैटर्न फॉलो करते हैं और ये लिखेंगे g ऑफ fx। fx फंक्शन का फंक्शन है g। ठीक है, अब इसको fx कितना है, fx हमारे पास cos x है। ठीक है, cos x, अब gx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो g cos x क्या बनेगा, ये x के प्लेस पे हमारा cos आ जाएगा, तो ये हो गया 3 cos x होल स्क्वायर। इसका मतलब ये 3 cos स्क्वायर हो गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये आंसर है। अब इसमें कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि प्रूव दैट f ऑफ gx इज नॉट इक्वल टू g ऑफ fx, तो क्लियर है इसका वैल्यू cos 3x स्क्वायर है और इसकी वैल्यू 3 cos स्क्वायर x है। बोथ वैल्यूज आर नॉट सेम, देयरफॉर इफ क्वेश्चन इज arised f of gx and g of fx same or not, तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं क्लियरली f of g not equal to gauge of x। ठीक है, f of gx not equal to gauge of x। ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है दो फंक्शन का, जो आपको कॉन्सेप्ट में बताया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3b का, जिसमें गिवन है y इक्वल टू
3e टू द पावर 2x प्लस 2e टू द पावर 3x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसमें ये चीज हमको प्रूफ करनी है कि सेकंड डेरिवेटिव यानी d2y by dx2 माइनस 5dy by dx प्लस 6y की वैल्यू 0 के इक्वल है। ठीक है, तो इसमें हमको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। जब तक डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तब तक इस क्वेश्चन को कैसे भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। गिवन है हमारे पास y इक्वल टू e पावर 2x प्लस 2e पावर 3x। ठीक है, अब इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों ओर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा dy dx e पावर 2x प्लस 2dy dx e पावर 3x। ठीक है, एक फार्मूला आपको बताया गया है e पावर dy dx e पावर ax इज इक्वल टू a e पावर ax, ये फार्मूला है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा a की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो ये हो गया 3 to 2 e पावर 2x प्लस 2, यहाँ पे a की वैल्यू 3 है तो 3 into e पावर 3x। इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं तो ये बन गया e पावर 2x प्लस 6 e पावर 3x। पहला डेरिवेटिव हमको मालूम हो गया। अब नेक्स्ट डेरिवेटिव हम इसका सेकंड फाइंड करते हैं d2y by dx2 इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 6 into 2 e पावर 2x प्लस 6 into 3 into e पावर 3x मींस 12 e पावर 2x प्लस 18 e पावर 3x। इन वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है सेकंड डेरिवेटिव यानी d2y by dx2 माइनस 5dy by dx प्लस 6y, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। d2y by dx2 ये हमारे पास है 12 e पावर 2x प्लस 18 e पावर 3x माइनस 5 dy by dx हमारे पास ये है 6 e पावर 2x प्लस 6 e पावर 3x प्लस 6y। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू जो दे रखा है वही हम लेकर चलेंगे 3 e पावर 2x प्लस 2 e पावर 3x। ठीक है, ये ले लिया ये हो गया 2 e पावर 3x। अब इनको ओपन करिए, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 12 e पावर 2x प्लस 18 e पावर 3x माइनस 5 6 जा 30 e पावर 2x माइनस 30 e पावर 3x प्लस 6 3 जा 18 e पावर 2x 6 2 जा 12 e पावर 3x। इसको ओपन कर दिया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन भी इसका चेंज हो जाएगा इसलिए इसके साइन चेंज हो गए। ये 18 e पावर 2x और 12 e पावर 2x तो ये हो गया 30 e पावर 2x 18 e पावर 3x 12 e पावर 3x को ऐड करेंगे तो ये आएगा 30 e पावर 3x। इधर माइनस में है 30 e पावर 2x माइनस 30 e पावर 3x। ये वैल्यू इससे कैंसिलेट हो रही है, कैंसिल हो रही है, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो रही है, तो इनको कैंसिल करने पर जो हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो है 0। ठीक है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड RHS है। तो इससे क्लियर हो गया कि हम किसी भी फंक्शन को जो y के टर्म में दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3e पावर 2x प्लस 2e पावर 3x और उसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव से रिलेटेड जो है
डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव पहले अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आएगी उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और अगेन डिफरेंशिएशन से जो वैल्यू आएगी इस दोनों वैल्यूज को गिवन एक्सप्रेशन यानी LHS में पुट करेंगे। पुट करने पर on solving completely we have obtained 0 which is right hand side। तो ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3C। इसमें क्वेश्चन कहा गया है देयर आर 2 चिल्ड्रन इन ए फैमिली, यानी एक परिवार में 2 बच्चे हैं। इफ इट इज नोन दैट एट लीस्ट 1 चाइल्ड इन ए फैमिली इज ए बॉय। पहली कंडीशन यहां दे रखी है फर्स्ट इवेंट कि एट लीस्ट 1 चाइल्ड इज बॉय। जो फैमिली में 2 चाइल्ड्स हैं उनमें एटलीस्ट 1 बॉय कहा गया है पहली इवेंट से। नेक्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, दोनों बॉयज हों इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों लड़के हों उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम इनका सैंपल स्पेस बना लेते हैं। इसमें हम लिखते हैं B1 B2 हो सकता है दोनों बॉयज हो सकता है एक बॉयज हो दूसरा गर्ल हो, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहला गर्ल हो और दूसरा बॉयज हो, और ये भी हो सकता है कि ये दोनों गर्ल हो। ठीक है, सैंपल स्पेस बनाने के बाद फर्स्ट इवेंट हम ले लेते हैं E बोथ आर बॉयज। ठीक है, B1 B2 E फर्स्ट इवेंट जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। F सेकंड इवेंट ले लेते हैं एटलीस्ट 1 बॉय, एटलीस्ट 1 बॉय इन द फैमिली। ठीक है, एटलीस्ट 1 बॉय के लिए क्या होगा B1 B2 हो सकता है, B1 G2 हो सकता है, G1 B2 हो सकता है। ठीक है, अब इन दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन क्या बनेगा E इंटरसेक्शन F। दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जो कॉमन एलिमेंट्स दोनों इवेंट्स के सेट में मिल रहे हैं। तो ये हो रहा है हमारे पास B1 B2 दोनों में मिल रहा है, तो ये हो गया B1 B2, ये इंटरसेक्शन आ गया। अब इनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालते हैं। यहाँ पे NS जो हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, यानी प्रतिदर्श समष्टि में 4 एलिमेंट्स हैं, E में 1 एलिमेंट है, F में 3 एलिमेंट्स हैं और E इंटरसेक्शन F में 1 एलिमेंट है। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है E अपॉन F। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉयज, दोनों बॉयज हो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और जो प्रोबेबिलिटी यानी जो इवेंट्स पहले अकर हो चुका होता है उसकी प्रोबेबिलिटी से हम डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अगर हम देखते हैं E इंटरसेक्शन F, तो ये हमारे पास है इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। क्यों? क्योंकि PE इंटरसेक्शन F निकालने के लिए NE इंटरसेक्शन F अपॉन NS का फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये 1/4 हो गया। एंड देन PF फाइंड करना है, तो PF के लिए हमारे पास NF अपॉन NS लगा दो, तो NF हमारे पास है 3, तो ये 3 और NS 4, तो ये 3/4 हो गया। 4 से 4 कैंसिल, PE अपॉन F इज इक्वल टू 1/3। ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इनको फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है 3D क्वेश्चन 3D।
3D में ये पूछा गया है कि a एक यूनिट वेक्टर है और x के टर्म में एक एक्सप्रेशन है हमारे पास x माइनस a इंटू डॉट प्रोडक्ट में x प्लस a इज इक्वल टू a। ये वैल्यू दे रखी है और a के बारे में बताया गया है a इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इकाई सदिश है। इकाई सदिश किसे कहते हैं? जिसका मापांक 1 होता है, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका मतलब है मॉड ऑफ a इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास गिवन है और जो x वेक्टर है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, बल्कि उसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो इन दोनों को जब हम प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x डॉट x प्लस x डॉट a माइनस a डॉट x माइनस a डॉट a इज इक्वल टू 8। ये वैल्यू x का स्क्वायर हो जाएगा और ये x डॉट a इसको भी कॉम्यूटेटिव होने के कारण x डॉट a लिख सकते हैं और ये मॉड ऑफ a का स्क्वायर बन जाएगा। ये दोनों सेम वेक्टर हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ a का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ पे मॉडुलस ऑफ a यानी a इज यूनिट वेक्टर, a इकाई सदिश है, इसलिए इसका मापांक यानी मॉडुलस इसका 1 होगा। तो ये वैल्यू हम लिखेंगे मॉडुलस ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 8 बन जाएगा। और इस तरीके से मॉड ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 1 मींस 9। देन मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका हमें मॉडुलस निकालना था, मॉडुलस हमको मालूम हो गया, तो स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4A क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4A कह रहा है 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box after thoroughly mixing। 10 कार्ड्स हैं, हर एक पर एक एक नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10 तक, हर एक पे एक नंबर लिखा हुआ है। ऑल कार्ड्स को प्रॉपरली खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया गया और मिक्स करके एक बॉक्स में रख दिया गया है। ठीक है, इसके बाद कहा जा रहा है कि एक कार्ड रैंडमली ड्रॉ किया जाता है। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम। एकाएक यदृच्छया, अगर हम बात करें यदृच्छया, एक कार्ड उसमें से निकाला जा रहा है। तो इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3। फर्स्ट इवेंट कह रहा है, पहली अक्रेंस बता रहा है कि जो कार्ड निकल रहा है उस पे 3 से बड़े नंबर आने की पॉसिबिलिटी है। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर दिस नंबर इज इवन। जो नंबर निकल रहा है इसके इवन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो लेट एस इज सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि। हमने s इज इक्वल टू ये सेट तैयार किया, 1 2 3 4 से लेकर 10 तक के नंबर्स इसमें हैं। ई इवेंट अकरेंग, इवन नंबर यानी जिस चीज की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है उसको ई कंसीडर कर रहे हैं, और ये नंबर दिखा रहा है 2 4 6 8 10, ये इवन नंबर्स। एफ इवेंट अकरेंस ऑफ मोर देन 3 से बड़े नंबर आने का जो इवेंट्स है वो है 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड करना है PE अपॉन F, इसी को वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो अब बताइए क्या करें इसमें? इसमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी PE की निकाल लेते हैं, PF की। PF कितना होगा? PF हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7, और NS कितना है? 10, तो ये 7/10 हो गया।
इंटरसेक्शन E एंड F का अगर हम देखें तो क्या मिल रहा है, इसमें 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8 और 10 ये है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो ये P इंटरसेक्शन F, इसकी प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ दिस 4 एंड टोटल NS 10, ये आ गया 2/5। Now there is probability PE by F is equal to PE intersection F upon PF। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये। अब इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास PE इंटरसेक्शन F क्या है, PE इंटरसेक्शन F हमारे पास है 2/5 और PF की वैल्यू 7/10। इनको सिंप्लीफाई करिए, 2/5 into 10/7, 5 to the 10, ये वैल्यू आ गई 2 to the 4/7। यही वैल्यू को फाइंड करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4B। क्वेश्चन 4B इसमें है for any two vectors A and B, modulus of A dot B less than or equal to mod of A into mod of B, ये हमें प्रूव करना है। होल्ड ऑलवेज। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट के लिए ये है हमें टू प्रूव, ये सिद्ध करना है और ए बी दो वेक्टर्स दिए हैं, ठीक है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट बी की वैल्यू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होती है? क्लियर है ना। तो अब इनका बोथ साइड अगर मॉडुलस अप्लाई करें तो मॉडुलस अप्लाई करने पर ये वैल्यू हमको मिल जाती है, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा। ये टोटल हमारा आ जाएगा इस तरीके का। तो इसको हम लिख सकते हैं a डॉट b इज इक्वल टू, ये सेपरेट हो जाएगा, मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू मॉड ऑफ cos थीटा। सेपरेट, अलग अलग इनकी मॉडुलस हो गए, ठीक है। मॉडुलस की प्रॉपर्टी से ये मॉडुलस होता है मॉडुलस a b c, तीन वेक्टर्स मॉडुलस में हैं तो इनको मॉडुलस a मॉडुलस b और मॉडुलस cos थीटा या c जो भी है, इस तरीके से मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो ये मॉडुलस a डॉट b की वैल्यू हमको मिल रही है, इसको हम लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू दिस। ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि हमारे पास ये थ्योरी ट्रिग्नोमेट्री से पता है कि cos थीटा का जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में होता है, और इसको मॉडुलस एब्सोल्यूट के टर्म में अगर लिखते हैं तो मॉड cos थीटा लेस देन और इक्वल टू 1 रखते हैं। तो cos थीटा को यहां से एलिमिनेट करके इसके जगह पे लेस देन और इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग ये इक्वलिटी इनइक्वलिटी में चेंज हो जाएगी। तो ये फार्मूला यही हमको प्रूव करना था। हेंस वी कैन राइट a डॉट b लेस देन और इक्वल टू होल ऑफ मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ b। दिस इज होल्ड ऑलवेज। नोट डाउन दिस, नोट कर लीजिए। और इन प्रश्नों में, इन क्वेश्चंस में कहीं भी कोई डाउट्स है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सी देखते हैं। वैसे तो रिड्यूस्ड या मॉडिफाइड सिलेबस की अगर बात करें तो ये आपके कोर्स से हट चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है ना है, क्योंकि ये आपके कोर्स से हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको हम सॉल्व करा देते हैं, बता देते हैं कि कैसे करना है। दो लाइंस हमारे पास दे रखी हैं और कंडीशन दिया हुआ है लाइंस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल का मतलब है परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। ठीक है, यानी ये एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं वो फार्मूला आपने पढ़ा है। cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट सिग्मा a1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा a2 स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहां पर हमें ये दिखाना है कि ये ऑलरेडी गिवन है कि ऑर्थोगोनल है, यानी इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के लिए जब यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 से इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा a1 a2 सिग्मा a1 स्क्वायर, ठीक है, ये सिग्मा a1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा a2 स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई से ये बनेगा सिग्मा a1 a2 इक्वल टू 0। इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर हमें यूज करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इन गिवन लाइंस के इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। इसी पैटर्न पे दोनों लाइन को हम रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, समीकरण 1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या दोनों में यहाँ ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, तो ये वैल्यू हो गई -3। यहाँ पे 7 से ऊपर डिवाइड करते हैं तो y -2 आ जाएगा, और नीचे भी हम 7 से डिवाइड करते हैं 2/7p हो जाएगा। और ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आइए, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज आल्सो। कैसे लिख सकते हैं? ये है 7 से डिवाइड करिए -7 से, तो ये x -1 आ जाएगा और -3/7p। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को -7 से डिवाइड करिए तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टर्म आगे आ जाएगा। ठीक है, ये -1 पीछे हो गया, और डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे तो -3/7p हो गया। यही प्रोसेस हम सेकंड में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये अपने उचित टर्म में है, यहाँ माइनस से केवल मल्टीप्लाई करना होगा तो z -6 अपॉन -5 हो जाएगा, यानी कह सकते हो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब सिंस लाइंस 1 and 2, या फिर हम कह सकते हो 3 and 4 आर परपेंडिकुलर, एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, तो कंडीशन यही आ जाएगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन को जब हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो a1 a2 a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है। ठीक है, तो अब इस चीज को हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। p की वैल्यू इसी फार्मूले में पुट करके ये बन जाएगा -3 इंटू -3/7p प्लस सेकेंड हमारा है 2/7 इन p इंटू
नेक्स्ट यहाँ 1 है प्लस 2 इंटू -5 इक्वल टू 0। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इस फार्मूले को अप्लाई करके जब हम कैलकुलेट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 9/7p प्लस 2/7p हो जाएगा और 5 2 10 इक्वल टू 0। कैलकुलेट करिए, ये नेगेटिव टर्म इसको इस तरफ ले आइए और इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है इसलिए इसका न्यूमरेटर ऐड करेंगे 9 2 11 p अपॉन 7 इक्वल टू 10 ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11p इज इक्वल टू 70 therefore p इज इक्वल टू 70 अपॉन 11 दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट आपको आना बहुत जरूरी है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, लंबवत होती हैं, तो ऐसे केस में सिंपली हम a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 का फार्मूला यूज करते हैं। तो ऐसे सारे क्वेश्चन हम इस टाइप के बहुत इजीली कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 4D का, इसमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है करने के लिए इवेल्युएट करना है इस फंक्शन को, मैंने इंटीग्रेट करना है। तो गिवन है हमारे पास साइन इज